हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तटस्थता वक्र विश्लेषण या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या उपयोगिता को मापने की हमारे पास दो विधियां होती हैं। एक होती है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल, और एक है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो कार्डिनल वो है जिसमें यूटिलिटी को गणनावाचक संख्याएं लाइक A1, 2, 3 में मापा जा सकता है, और ऑर्डिनल उपयोगिता विश्लेषण वो है जो आज हम कर रहे हैं, जिससे तटस्थता वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले तटस्थता वक्र विश्लेषण का जो कॉन्सेप्ट है वो एड्जवर्थ ने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में दिया था। उसके बाद पैरेटो, जॉनसन, स्लट्सकी, हिक्स एंड एलन ने भी इसकी विस्तृत व्याख्या की। जो हिक्स है उन्होंने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से विस्तृत व्याख्या की है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और मांग के सिद्धांत का हम किस तरह से विश्लेषण करते हैं विद द हेल्प ऑफ तटस्थता वक्र विश्लेषण। तो अब हम जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो इंडिफरेंस कर्व वह वक्र है जो दो वस्तुओं के, केवल दो वस्तुएं, ये कुछ भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्स एंड वाई लेते हैं, एक्स एंड वाई दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज आइसो यूटिलिटी कर्व, इसे हम सम उपयोगिता वक्र भी कहते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, विभिन्न संयोग, दो वस्तुएं, और एक इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। दीज थ्री थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन इंडिफरेंस कर्व। और अगर हम डेफिनेशन पढ़ें अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, a single indifference curve shows the different combination of two goods x and y that yields equal satisfaction to the कंज्यूमर। तो इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। ये भी मैंने वही बताया है। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो जिसको कंज्यूमर को जिससे कंज्यूमर को समान संतुष्टि मिलती है, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले। तो इंडिफरेंस कर्व करने से पहले हम इसका इंडिफरेंस शेड्यूल देखते हैं कि वो क्या है। इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ दैट शेड्यूल विच गिव्स इक्वल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो अब यहाँ हम शेड्यूल की बात करते हैं तो कर्व की जगह हम शेड्यूल वर्ड यूज़ करेंगे। तो कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर हम देखें, ए कॉम्बिनेशन है जिसमें एक्स वस्तु की एक मात्रा लेते हुए वाई वस्तु की है 12। जब हम बी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जब हम एक्स की दूसरी वस्तु लेते हैं तो वाई वस्तु की कुछ मात्रा का हमें त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर 12 में से 4 वस्तुएं, 4 वाई वस्तु का सेक्रीफाइस करके हमारे पास 8। नेक्स्ट जब हम सी कॉम्बिनेशन जब देखते हैं तो एक्स वस्तु की एक और अधिक मात्रा लेने के लिए हमें वाई वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, दैट इज जो अब हमारे पास वाई वस्तु की मात्रा है वो है 5। इसी तरह से डी कॉम्बिनेशन, एक्स वस्तु की जब हम चौथी मात्रा लेते हैं तो हमें वाई वस्तु की कुछ और मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो दो वस्तु को हमने त्याग किया, और जब पांचवी वस्तु लेते हैं, गुड पांचवी क्वांटिटी लेते हैं, तो हमें वाई वस्तु की 1 मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो इसी से हमें यहाँ पता चलता है ये जो कॉन्सेप्ट है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए जो हमें दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है, यह वह दर है। तो व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वैसे अभी हम आगे फर्दर इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से भी करेंगे। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, यह वह दर है जिस पर एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए हमें दूसरी वस्तु का कुछ मात्रा में त्याग करना पड़ता है। तो ये हमारा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये इंडिफरेंस शेड्यूल, और इसी के बेस पर हम इंडिफरेंस डायग्राम बनाते हैं, इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व बनाते हुए ओ वाई एक्स पर मैंने वाई वस्तु ली है और ओ एक्स एक्सिस पर मैंने एक्स वस्तु ली है। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन, जिसमें एक्स की एक मात्रा है और वाई की 12। तो 1:1 और 12:1 भी लिख सकते हैं, और हम इसको 1 और 12 भी लिख सकते हैं। तो ए कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन जिसमें कि वाई वस्तु की हमारे पास 12 मात्रा और एक्स वस्तु की हमारे पास 1 मात्रा है। उसके बाद जब हम बी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो एक्स वस्तु की 2 मात्रा और वाई की 8 हमारे पास क्वांटिटी है। जो ये मैंने डायग्राम बनाया है वो इसी
शेड्यूल को प्लॉट करके बनाया है। इसी शेड्यूल से बनाया है कि हमारे पास x की और अधिक क्वांटिटी लेते हुए हमें y की जिन मात्रा का त्याग करना पड़ता है वो हमने ली है। नाउ C combination in which we have 3 quantity of x and 5 quantity of y। और D कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें y की x की 4 क्वांटिटी है और y की हमारे पास 3। तो यहाँ पर ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व बनता है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हमारे पास हैं, जो हमने देखे A, B, C, D और E, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स हैं x और y, टू गुड्स दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है उसको सेटिस्फेक्शन यहाँ पर इक्वल मिलती है किसी भी पॉइंट पे अगर वो रहे, चाहे वो A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन, C, D, E, हर एक कॉम्बिनेशन पर उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो ये हमारा है इंडिफरेंस कर्व। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर हम इसकी एजम्पशंस की बात करें तो इसकी मान्यताएं क्या हैं? फर्स्ट जो एजम्पशन है दैट इज़ रैशनल कंज्यूमर। एक जो उपभोक्ता है वो रैशनल है। रैशनल का मतलब है कि हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता समझदार है, विवेकशील है, अर्थात उसे अपनी आय द्वारा अपनी जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उसमें पता है कि वो अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है। केवल दो वस्तुओं की मान्यता ली गई है कि उपभोक्ता को केवल दो वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी। उपयोगिता को नंबर्स में नहीं मापा जा सकता, उपयोगिता को केवल क्रम दिया जा सकता है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया था, वो घटती हुई होती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जो हमारी यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी MRS है। पहले हमने x वस्तु की क्वांटिटी लेने के लिए y की 4 मात्रा का त्याग किया, फिर एक और x की सेम मात्रा लेने के लिए हमने y वस्तु की 3 मात्रा का त्याग किया। तो जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग है। तो ये एक मान्यता हमने ली है कि उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा अधिक लेने के लिए दूसरी वस्तु का जो त्याग है वो घटती हुई रेट से करता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। जो उपभोक्ता है वो जो चुनाव है उसमें वो कंसिस्टेंट है। इसका मतलब जो उसका उपभोक्ता का व्यवहार है वो कंसिस्टेंट रहता है, वो बार बार परिवर्तित नहीं होता। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर उपभोक्ता कहता है कि किसी सिचुएशन में A इज़ ग्रेटर देन B, कि A B से बड़ा है, तो वो नेक्स्ट किसी और सिचुएशन में ये नहीं कह सकता कि A इज़ ग्रेटर देन B बिकॉज ही इज़ कंसिस्टेंट इन हिज सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर उपभोक्ता ये लेकर चलता है कि A इज इक्वल टू B, कि अगर A और B दोनों कॉम्बिनेशन बराबर हैं और किसी और सिचुएशन में B और C बराबर हैं, देन A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देन A C के भी बराबर होगा, क्योंकि A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A और C भी बराबर होंगे। इट मीन्स जो ट्रांसिटिविटी है, प्राथमिकता है, जो उसकी प्राथमिकताएं हैं उसे वहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि A C के भी बराबर होगा। तो इन्हीं एजम्पशंस को लेकर उसने अपनी इंडिफरेंस कर्व, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हमने टेबल में किया था। इट इज़ द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड इन ऑर्डर टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर गुड। इसका मतलब यह वह दर है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए जितना दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, सो दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन सेम। जैसे हमने इसमें किया था, x वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए y वस्तु की कुछ मात्रा का हमें त्याग करना पड़ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY वो हमारे पास क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसे हम स्लोप ऑफ
इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र की ढाल। तो इसे हम डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई वस्तु का त्याग डिवाइड बाय एक्स वस्तु की अतिरिक्त मात्रा। और जो ये रेट है वो डिमिनिशिंग होती है, इसका मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई होती है हमारे पास। और इसका जो रीज़न है वो घटती हुई होने के कारण, जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा लेते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत जो उपयोगिता है वो घटती जाती है। तो एक वस्तु की जब एक उपभोक्ता हर बार एक्स वस्तु की मात्रा लेने के लिए जो वाई वस्तु की मात्रा का त्याग है वो पहले से कम त्याग करना चाहेगा, क्योंकि वो वाई वस्तु का त्याग कर रहा है और एक्स वस्तु से मिल रही है। तो वो जो वाई वस्तु का जो त्याग है वो पहले से कम मात्रा में करेगा एक्स वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए और अधिक क्वांटिटी लेने के लिए। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट इज डिमिनिशिंग। इसके बाद हम करते हैं इंडिफरेंस मैप, तटस्थता मानचित्र क्या होता है? इट इज़ अ फैमिली ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। जो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स हैं उनकी फैमिली है। एंड हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और जितने ज़्यादा हम हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचते जाएंगे वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। जैसे पहला इंडिफरेंस कर्व है तो उसका ए बिंदु पर, ए कॉम्बिनेशन पर हमें एक्स वस्तु की ओ एक्स और वाई वस्तु की ओ वाई मात्रा मिलती है। अगर नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व पर जाते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल बी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमें एक्स वस्तु की अधिक मात्रा ओ एक्स वन और वाई वस्तु की भी हमें और अधिक मात्रा ओ वाई वन। तो इट मीन्स जितने हम हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाएंगे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ती जाएगी। सो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम IC2 सेकेंड इंडिफरेंस कर्व, जो थर्ड हमारा इंडिफरेंस कर्व है, उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो IC1 से ज़्यादा होगी और IC1 से मिलने वाली संतुष्टि IC से भी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा है तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र क्या है? इट इज़ अ फैमिली ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। तो ये हमने अभी तक किया कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और उसका मीनिंग क्या है, शेड्यूल क्या है इंडिफरेंस कर्व का, एजम्पशंस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास 2 नंबर में कई बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और इंडिफरेंस मैप क्या होता है। अब हम इसके मेन पोर्शन पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहला है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो तटस्थता वक्र है उसकी ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया गया है इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए हमें दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि एक वस्तु की जब हम एक्स वस्तु की अधिक मात्रा लेते हैं तो हमें वाई वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अगर हम देखें, अगर इंडिफरेंस कर्व, ये मैंने 2-3 डायग्राम्स और बनाए हैं कि क्या इस तरह का इंडिफरेंस कर्व हो सकता है कि अगर इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल है या वर्टिकल है इंडिफरेंस कर्व। इसका ए भाग है, ए भाग में मैंने दिखाया है कि अगर इंडिफरेंस कर्व इस तरह का हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है और एक वस्तु की मात्रा बढ़ने पर दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। लेकिन अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो अगर फॉर एग्जांपल इस कॉम्बिनेशन पर है उपभोक्ता एल कॉम्बिनेशन पर, तो यहाँ पर एक्स वस्तु उसके पास इतनी है, एक्स वस्तु की जो क्वांटिटी है वो इतनी है और वाई वस्तु की क्वांटिटी वो इतनी लेता है। तो अगर उसके पास इंक्रीज हो रही है, अगर मात्रा बढ़ती है, तो यहाँ पर एक्स वस्तु की अधिक मात्रा नहीं मिल रही, एक्स वस्तु की मात्रा उतनी ही रहती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए उसे दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। तो इंडिफरेंस कर्व इस शेप का नहीं हो सकता। इसी तरह से जो इंडिफरेंस है वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता, सेम एज कि एक्स वस्तु की और अधिक, किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए उसे दूसरी वस्तु का कोई त्याग नहीं करना पड़ रहा है। तो इन बी शेप में जो दिखाया गया है कि इंडिफरेंस कर्व अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या इंडिफरेंस कर्व इस शेप का हो सकता है?
पॉजिटिव स्लोप, तो इसका ये देखो इसमें क्या होगा कि अगर ए पॉइंट पर है उपभोक्ता तो ओ एक्स वस्तु की उसे ओ एक्स और वाई वस्तु की उसे ओ वाई मात्रा मिलती है। और अगर बी कॉम्बिनेशन पर है तो देखो यहाँ पर दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है, एक्स वस्तु भी इंक्रीज हो गई वाई भी। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर वो बी कॉम्बिनेशन पर जाता है तो जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि का स्तर है, वो बढ़ जाएगा, ए से अधिक होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनडिफरेंस कर्व इस शेप का भी नहीं हो सकता। तो इनडिफरेंस कर्व क्या होगा कि इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो केवल लेफ्ट टू राइट होगा। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है। सेकंड हम प्रॉपर्टी करते हैं इनडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। ये हमारा ओरिजन है, जो इनडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होगा ओरिजन से। एंड पहले आपने बताना है कि ये कॉन्वेक्स होगा, उसके बाद हम बताते हैं इट इज इसका रीज़न। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस पॉइंट कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजन, इट इज़ ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यह है घटती सीमांत दर के कारण होता है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण जो इनडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि जो कर्व है उसका ऊपर का भाग, जो ऊपर का भाग है वो स्लीप, उसकी जो ढलान है वो ज़्यादा होगी और जो नीचे का भाग है उसका कम होगा, या वो उसकी मूल बिंदु की तरफ उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इट इज़ कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजन एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब एक्स वस्तु की क्वांटिटी लेने के लिए, एक्स वस्तु की एक अधिक मात्रा लेने के लिए उसे वाई वस्तु का कम मात्रा में त्याग करना पड़ता है। देखो जैसे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, अब जब यहाँ पर उसने ये डेल्टा वाई है तो ये डेल्टा वाई इस y से कम है। अगेन यहाँ पर जो डेल्टा y है वो पहले वाले इस वाले y से फिर और कम है। तो इस कारण से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कॉन्वेक्स होता है। इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें कि क्या इनडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो हम कहेंगे इनडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 के बराबर होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब एक वस्तु की मात्रा लेने के लिए उसे सेम वस्तु की मात्रा का त्याग, वाई वस्तु का सेम मात्रा के लिए उसको त्याग करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जो त्याग था वो घटती हुई दर से था और यहाँ पर जो त्याग है वो समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या इनडिफरेंस कर्व हमारा कनकेव हो सकता है नतोदर? तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि इस दशा में क्या होगा कि जो उपभोक्ता है उसको एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन की दर है, वो इंक्रीजिंग होगी। यहाँ पर वो यहाँ पर क्या होगी, ये वहाँ पर यहाँ पर वो इंक्रीजिंग होगी। देखो y की अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है उसको x की और क्वांटिटी लेने के लिए। तो ये क्या है, MRS XY इज इंक्रीजिंग, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे इसमें कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो केवल कॉन्वेक्स ही हो सकता है, डिमिनिशिंग ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हायर इनडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ऊंचा तटस्था वक्र होगा वो ऊंचे संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। जैसे कि हम इसको दिखा सकते हैं, दिस इज फर्स्ट इनडिफरेंस कर्व IC1 IC2। तो जितना हायर इनडिफरेंस कर्व होगा IC2 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन IC1 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा है और IC1 से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो IC से ज़्यादा है। देखो इसे हम यहाँ पर एक पॉइंट से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उपभोक्ता इनिशियल इस पॉइंट पर है, तो अगर वो नेक्स्ट इनडिफरेंस कर्व पर जाता है, ये L पॉइंट पर है एंड नेक्स्ट इनडिफरेंस कर्व पर जाता है, तो उसको X वस्तु की भी अधिक मात्रा मिल रही है और उसको Y वस्तु की भी अधिक मात्रा। तो इट मीन्स IC1 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इनडिफरेंस कर्व से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा है, और अगर हम नेक्स्ट इनडिफरेंस कर्व पर देखें तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स हायर इनडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है टू इनडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो इनडिफरेंस कर्व हैं वो ना एक दूसरे को कट कर सकते हैं ना ही एक दूसरे को टच कर सकते हैं,
क्योंकि हम जानते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, ये दो इंडिफरेंस कर्व मैंने कट करके दिखाए हैं, जो मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम पहले IC1 इंडिफरेंस कर्व पर हैं। IC1 इंडिफरेंस कर्व ये है IC1 पर दो पॉइंट हैं, A कॉम्बिनेशन और एक B कॉम्बिनेशन, A कॉम्बिनेशन और B कॉम्बिनेशन। अब A और B कॉम्बिनेशन दोनों बराबर हैं, A कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू B, A और B दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो IC, अब इसी तरह से अगर हम IC2 पर देखें, IC2 पर देखें तो IC2 ये हमारे पास है IC2, तो IC2 पर A और C बराबर हैं, A और C बराबर हैं। तो इट मीन्स अगर A और B बराबर हैं, A और C बराबर हैं, तो B और C भी बराबर होने चाहिए, B और C भी बराबर होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, B और C बराबर नहीं होंगे, बट B इज नॉट इक्वल टू C, क्योंकि B से मिलने वाली संतुष्टि C से मिलने वाली संतुष्टि से कम है। तो दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकते। अगर वो ऐसा करते हैं, ऐसा काटते हैं, तो उनसे मिलने वाली जो संतुष्टि है उपभोक्ता को, वो समान संतुष्टि नहीं होगी, बल्कि वो संतुष्टि का स्तर उससे अलग अलग होगा। नेक्स्ट हम करते हैं 5th पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व नॉट टच एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। तो देखो अगर वो इंडिफरेंस कर्व है y एक्सिस को टच करता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी हमने जो डेफिनेशन की है, मीनिंग किया है, वो क्या है कि वो केवल दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, और इसके इस पॉइंट पर, इस कॉम्बिनेशन पर एक वस्तु की जो मात्रा है, x वस्तु की मात्रा है, 0 है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व y एक्सिस को टच नहीं कर सकता। इसी तरह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो x एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर y वस्तु की मात्रा, अगर हम इस पॉइंट पर देखें, S पॉइंट पर y वस्तु की जो मात्रा है वो 0 है। तो यहाँ पर उसके पास, उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं ना होकर केवल एक ही वस्तु रहेगी, तो ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। सो इंडिफरेंस कर्व नॉट टच एनी एक्सिस, ना वो x एक्सिस और ना ही वो y एक्सिस को टच कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जनरली हम जब इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो वो पैरेलल बना देते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कि समांतर होना जरूरी नहीं है। सभी तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर वो समांतर हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो बराबर है। लेकिन देखो मैंने जो IC2 बनाया है वो इन दोनों के समांतर नहीं है, वो थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इनकी समान नहीं होगी। तो ये हमारे पास हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।